हाय गाइस, मेरा नाम उसामा है। मैं एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियर हूँ और पीएलसी, स्काडा और इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग सिस्टम्स के साथ काम करता हूँ। आज की वीडियो में हम फेटेक पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर विनप्रो लैडर का बेसिक ओवरव्यू लेने वाले हैं और देखेंगे कि इसमें प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट की जाती है। इस सीरीज़ की यह तीसरी वीडियो है और यहाँ से हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ न्यू बटन के आइकॉन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। इस पॉपअप विंडो के थ्रू हम प्रोजेक्ट का नाम डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बेसिक ओवरव्यू। उसके बाद हम इस एडिट बटन के क्लिक करके अपनी पीएलसी का मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट ड्रॉप डाउन से हम अपना पीएलसी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे FPS चूज़ कर लेता हूँ। सेकंड ड्रॉप डाउन के अंदर हम अपने IO सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे 40 चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से अपना मॉडल चूज़ कर सकते हैं, MA या MC। मैं यहाँ MA चूज़ करके ओके पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने मॉडल सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी जो डिस्क्रिप्शन है वो अपडेट हो गई। ये PLC के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो CPU है वो 24 वोल्ट DC पे ऑपरेट करता है। इसके अंदर 24 इनपुट्स हैं, उसके अलावा 16 आउटपुट्स हैं और एक कम्युनिकेशन पोर्ट है जो कि 3 तक एक्सपेंड की जा सकती है। अब जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये हमारी मेन स्क्रीन है। सबसे ऊपर यहाँ पे टूल बार होती है। इस टूल बार के अंदर हम न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, हमारा कोई पिछला प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं या अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास सेकंड टूल बार है। यहाँ हम PLC के बारे में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जैसे IO कॉन्फ़िगरेशन, मेमोरी एलोकेशंस। उसके अलावा हमारे पास यहाँ डिफरेंट टेबल्स होते हैं, ASCII टेबल है, लिंक टेबल्स है, सर्वो पैरामीटर टेबल है। इस वीडियो में मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा। सीरीज़ के अगले पार्ट्स में हम इन सबको डिटेल से कवर करेंगे। थर्ड टूल बार सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हम लेटर प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स को चूज़ करते हैं। इसके अंदर आपके पास कॉन्टैक्ट है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, राइजिंग एज, फॉलिंग एज। उसके बाद कोयल है और यहाँ पर हमारे पास सेट कोयल है, रीसेट कोयल है। तो हमारी जो 90% लेटर प्रोग्राम है वो इन्हीं एलिमेंट्स पर बेस करती है। उसके बाद ये नीचे हमारा वर्किंग एरिया है। इसके अंदर लेफ़्ट साइड पे हमारी जो है प्रोग्राम कॉन्फ़िगरेशन होती है। उसके अलावा हम यहाँ से अपने लिए और प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं और सिस्टम को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम इनको बारी बारी देखते रहेंगे। इसके बाद ये जो हमारे पास राइट साइड आती है, ये हमारे पास एक्चुअल लैडर प्रोग्रामिंग एरिया होता है। यहीं पर हम अपना लैडर लॉजिक डिज़ाइन करते हैं। प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लेता हूँ। उसके साथ ही मैं आपको बेसिक करंट फ्लो समझाने के लिए अपना नोटेशन टूल भी ऑन कर लेता हूँ। लैडर लॉजिक के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इन्हें हम रंग कहते हैं और ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इन्हें हम पावर रेल्स कहते हैं। जो हमारा करंट है वो लेफ़्ट पावर रेल से फ्लो करना शुरू करता है। उसके बाद ये हर एक रंग के अंदर बारी बारी इसको चेक करता है। जिस रंग की हमारी कंडीशंस कंप्लीट हो जाती हैं उसकी आउटपुट ऑन हो जाती है, एनर्जाइज हो जाती है। जस्ट लाइक यहाँ पर हमने एक इनपुट और एक आउटपुट लिया हुआ है, तो जो हमारा करंट है वो इस एरिया पे आके रुक जाएगा। जब तक हमारी इनपुट ऑफ है हमारी आउटपुट ऑफ रहेगी, लेकिन जैसे ही हम अपनी इनपुट ऑन करेंगे तो हमारा करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू करेगा, आउटपुट तक आएगा, हमारी आउटपुट को एनर्जाइज करेगा और सर्किट कंप्लीट कर लेगा। फेटेक PLC में इनपुट जो है वो 4 टाइप की होती हैं, NO इनपुट, NC इनपुट, राइजिंग एज और फॉलिंग एज। इन इनपुट्स को हम लोग X से डिनोट करते हैं। अब हम सब इनपुट्स को बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले आती है हमारी NO इनपुट। NO इनपुट एक नॉर्मल पुश बटन की तरह होती है। बटन प्रेस करते हैं तो इनपुट ऑन हो जाती है, बटन रिलीज करते हैं तो इनपुट ऑफ हो जाती है। ये फर्स्ट रंग के अंदर जो मैंने इनपुट ली हुई है ये एक NO इनपुट है। अब मैं जस्ट इसकी सिमुलेशन ऑन करके आपको दिखाता हूँ। गाइज, अगर किसी को सिमुलेशन सेटअप करनी नहीं आती तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, मैं आई बटन के अंदर उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। अब जैसे ही मैंने यह सिमुलेशन ऑफ करता हूँ आप देख सकते हैं हमारी इनपुट ऑफ है तो हमारी आउटपुट ऑफ है, लेकिन जैसे ही मैं अपनी इनपुट ऑन करूँगा तो उसी वक्त हमारी आउटपुट ऑफ हो जाएगी। तो ये तब तक ऑन रहेगी जब तक हमारी इनपुट ऑन है। जैसे ही मैं इनपुट ऑफ करूँगा तो हमारी आउटपुट भी ऑफ हो जाएगी। सेकंड नंबर पर हमारे पास आती है NC इनपुट। NC इनपुट बेसिकली NO का रिवर्स होती है।
ये नॉर्मल कंडीशन में ऑन होती है, जबकि बटन प्रेस करते हैं तो ये ऑफ हो जाती है। इसे हम कॉमनली इमरजेंसी स्टॉप सर्किट्स में यूज़ करते हैं, ताकि अगर वायर ब्रेक हो जाए या सिग्नल हमारा लूज हो जाए तो पीएलसी उसी वक्त मशीन को स्टॉप कर दे। मैं यहाँ पे अब सेकंड रन डिज़ाइन करता हूँ, इसमें मैं एनो इनपुट यूज़ करूँगा। अब मैं अगर आपको करंट फ्लो के ज़रिए इसमें समझाऊँ, तो हमारा जो करंट है वो सिमिलरली यहीं पे हमारी लेफ़्ट रेल के अंदर आएगा। उसके बाद ये X1 के पास आके रुक जाएगा। अगर हमारी इनपुट ऑफ होगी तो चूँकि ये NC है, हमारा करंट यहाँ से पास कर जाएगा और सर्किट कंप्लीट करके कॉइल को एनर्जाइज कर देगा। लेकिन इन केस हमारी जो अगर ये इनपुट ऑन हो जाती है तो हमारा करंट यहीं पे आके ब्लॉक हो जाएगा और हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और हमारी Y0 जो कॉइल है ये डी एनर्जाइज हो जाएगी। अब हम इसे सिमुलेशन की मदद से भी देखते हैं। जैसे मैं इस इनपुट को ऑफ ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी Y0 कॉइल डी एनर्जाइज है, ऑफ है। लेकिन जैसे ही मैं अपने इस इनपुट को ऑफ करूँगा तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और हमारी Y0 कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी। इसके बाद आता है हमारे पास राइजिंग एज। राइजिंग एज तब एक्टिव होता है जब सिग्नल हमारा 0 से 1 की तरफ चेंज करता है। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक साइकिल ड्रा कर लेता हूँ। नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो करंट है वो इस ज़ीरो कंडीशन में होता है। जैसे ही कोई वर्कर अपना बटन प्रेस करता है तो हमारा जो करंट है वो यहाँ से 0 से 1 की तरफ जाता है और सिग्नल को ऑन कर देता है। उसके बाद कुछ देर ये ऑन रहता है और जैसे ही बटन को रिलीज़ किया जाता है तो ये वापस 0 की तरफ आ जाता है। ये हमारा एक टोटल कंप्लीट साइकिल होता है। इसमें आपको ये जो फर्स्ट वाला पार्ट नज़र आ रहा है, जब हमारा करंट 0 से 1 की तरफ जा रहा है, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं राइजिंग एज। और दूसरी साइड पे जो हमारा पार्ट जहाँ पे करंट हमारा 1 से 0 की तरफ जा रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं फॉलिंग एज। राइजिंग एज बेसिकली एक स्कैन साइकिल के लिए ट्रिगर होता है जब बटन हमारा प्रेस होता है। इसे हम लोग काउंटर इंक्रीमेंट करवाने में यूज़ कर सकते हैं, सिंगल पल्स जनरेट करवाने में यूज़ कर सकते हैं, या स्टार्ट सीक्वेंस को ट्रिगर करवाने में यूज़ कर सकते हैं। मैं अब जल्दी से एक राइजिंग एज का प्रोग्राम भी बना लेता हूँ। X2, सॉरी यहाँ पे हम राइजिंग एज लेते हैं X2। उसके बाद तो ये मैंने एक राइजिंग एज का प्रोग्राम बना लिया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सिमुलेशन ऑन करूँगा, उसको मैं ऑफ करता हूँ। राइजिंग को मैं अब हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक राइजिंग एज उस वक्त ऑन होगा जिस वक्त हमारी जो करंट है वो 0 से 1 की तरफ जाएगा। अब जैसे ही मैं इस इनपुट को ऑन करूँगा, फिलहाल आपको यहाँ पे कुछ शो नहीं होगा क्योंकि ये राइजिंग एज हमारा बहुत थोड़े टाइम के लिए ट्रिगर होता है। जब हम लोग सेट और रीसेट को कंप्लीट कर लेंगे तब मैं अपने राइजिंग एज पे वापस आऊँगा और आपको राइजिंग एज के बारे में समझाऊंगा। अब हम लोग आते हैं फॉलिंग एज की तरफ। फॉलिंग एज तब एक्टिव होती है जब हमारा सिग्नल 1 से 0 की तरफ चेंज करता है। जैसे ही मैंने आपको यहाँ अपने स्कैन साइकिल में बता चुका हूँ, राइट साइड पे जब हमारा सिग्नल 1 से 0 की तरफ जा रहा है तब हमारा फॉलिंग एज एक्टिव होता है। इसे हम लोग स्टॉप इवेंट लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं कि जब हमारे इवेंट सारे स्टॉप हो रहे हो, उन्हें लॉग करवाना हो, तब हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। हम साइकिल कंप्लीट सिग्नल को डिटेक्ट करवाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ रिलेज बेस्ड ट्रिगर बनाने के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं जल्दी से यहाँ पे एक फॉलिंग एज का भी एक सर्किट डिज़ाइन कर लेता हूँ। फॉलिंग एज यहाँ हमारे पास मौजूद है X3 एक कॉइल। गाइस आपने नोट किया होगा हमारे पास एक वार्निंग आ रही थी। उसकी ये वजह थी कि हम सेम नेम की दो कॉइल्स यूज़ कर रहे हैं, तो मैं जल्दी से इसे Y1 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब हमारे पास वो वार्निंग नहीं आएगी। अब मैं जैसे ही पीएलसी को सिमुलेशन में वापस लेके जाता हूँ, इसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ। अब देख सकते हैं मैं जब भी इसे ऑफ करूँगा तो यहाँ पे भी स्टिल आपको कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि यह भी हम बहुत थोड़े टाइम के लिए ट्रिगर होता है। जब हम लोग सेट और रीसेट की कमांड्स को क्लियर कर लेंगे तो मैं इसकी तरफ वापस आऊँगा और आपको राइजिंग एज और फॉलिंग एज को शो करवा के दिखाऊँगा। अब हम चलते हैं अपनी आउटपुट्स की तरफ।
आउटपुट्स को नॉर्मली वाई से डिनोट किया जाता है। आउटपुट्स की हमारे पास यहाँ पे 3 बेसिक टाइप होती हैं, नॉर्मल आउटपुट, सेट और रीसेट। तो चलिए हम एक एक करके अपनी आउटपुट को समझते हैं। जो यहाँ पे मैंने y0 के लिए आउटपुट यूज़ की हुई है, ये हमारे पास एक नॉर्मल आउटपुट है। जब तक हमारा x0 ऑन रहेगा हमारी y0 ऑन रहेगी, लेकिन जैसे ही मैं इस x0 को ऑफ करता हूँ हमारी y0 ऑफ हो जाती है। ये हमारे पास एक नॉर्मल आउटपुट है। सेकंड नंबर पर आती है हमारे पास सेट आउटपुट। सेट आउटपुट बेसिकली लेस की तरह काम करती है। जब इनपुट ऑन होती है तो यह आउटपुट ऑन हो जाती है, लेकिन इनपुट ऑफ करने पर भी यह आउटपुट ऑन रहती है। इसे ऑफ करने के लिए हमें रीसेट करना ज़रूरी होता है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे एक सेट आउटपुट यूज़ कर लेता हूँ। अब हम वापस चलते हैं अपनी सिमुलेशन में एंड रन PLC। जैसे ही मैं X4 को ऑन करूँगा तो हमारी जो Y4 आउटपुट है वो ऑन हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इस X4 को ऑफ करता हूँ तब भी हमारी Y4 आउटपुट ऑन रहेगी। इसे हमें ऑफ करवाने के लिए हमें रीसेट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। रीसेट कोइल हमारी आउटपुट को ऑफ करने के लिए काम आती है। जैसे ही रीसेट कोइल एक्टिव होती है हमारी आउटपुट इमिडिएटली ऑफ हो जाती है। मैं यहाँ पे एक रीसेट कोइल को भी यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ आप नोट कीजिएगा, हमें सेम नेम यूज़ करना ज़रूरी है। ऊपर हमने Y4 को सेट करवाया है, तो अब हम यहाँ पे Y4 को ही रीसेट करवाएंगे। मैं सिमुलेशन ऑन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं हमारी X5 ऑन हुई है, तो इसने Y4 को उसी वक्त रीसेट कर दिया है। मैं आपको दोबारा से पहले Y4 को सेट करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं X4 को ऑन करूँगा ये Y4 सेट हो जाएगी, और X4 को ऑफ करने पे भी हमारी Y4 सेट रहेगी। लेकिन जब मैं X5 को ऑन करूँगा तो हमारी ये जो Y4 है ये रीसेट हो जाएगी। अब गाइस हम वापस चलते हैं हमारे यहाँ राइजिंग एज और फॉलिंग एज की तरफ। मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम सेट और रीसेट को जब यूज़ करेंगे तो आपको ये विजुअलाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ Y2 को सेट करवा लूँगा। इसी तरीके से हम यहाँ फॉलिंग एज के अंदर Y2 को रीसेट करवाएंगे। अब मैं दोबारा अपनी सिमुलेशन ऑन करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे X2 को ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारी जो Y2 कॉइल है वो सेट हो गई है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो राइजिंग एज है ये बहुत थोड़े वक्त के लिए ट्रिगर होती है। यहाँ आप हमारे साइकिल के अंदर भी देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए एक्टिव होती है, लेकिन उस थोड़े टाइम के अंदर अंदर इसने इस Y2 को सेट करवा दिया है। इसी तरीके से जो X3 है ये फॉलिंग एज के ऊपर ट्रिगर करेगा। तो अगर मैं इसको ऑन भी करूँगा आप देख सकते हैं हमारी Y2 रीसेट नहीं हुई, लेकिन जब भी हमारी X3 ऑफ होगी तो हमारी ये जो Y2 है वो रीसेट हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले साइकिल के अंदर एक्सप्लेन किया यहाँ राइट साइड पे कि जो हमारी X3 है ये राइजिंग एज है, जब हमारी इनपुट 1 से 0 की तरफ जाती है ये उसी वक्त ट्रिगर होती है। तो जैसे ही मैंने X3 को ऑफ किया इसने Y2 को रीसेट कर दिया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम डिटेल्ड PLC कॉन्फ़िगरेशन, HMI कम्युनिकेशन, एनालॉग कार्ड्स, उसके अलावा मॉडबस, ईथरनेट और कैन बस सबको स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। अगर आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सीख रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर रोड मैप होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।